हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। आइए आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो ईवीएस का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा चुके हैं। जो हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट लिए हैं और 5वां प्रैक्टिस सेट और ये आज का हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम ईवीएस की मैराथन लेंगे जिसमें से करीब 200 के करीब क्वेश्चन होंगे और उसका जब हम विश्लेषण सहित आपको हल करवाएंगे उसमें तो ये समझ लीजिए 200 क्वेश्चन है तो वो लगभग 400 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो दिख रही है, जो 5 वीडियो ये प्रैक्टिस की जो 5 वीडियो करवा रहे हैं और जो मैराथन करवाएंगे उसमें से आपको सभी क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब 61 से शुरू होगा, आपका 90 तक चलेगा। इसमें 61 से हम शुरू करते हैं और 90 तक चलता है क्वेश्चन और इनके बीच में 30 प्रश्न हम लेते हैं। 30 प्रश्न क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आपको बता ही दिए कि आज का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है 5वां और इसके बाद हम मैराथन लेंगे। अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा जैव अपघाट्य पदार्थ है। क्या पूछा है, जैव अपघाट्य पदार्थ के बारे में पूछा है। तो हम सबसे पहले जान लें कि जैव अपघाट्य पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो आसानी से सड़ गल जाते हैं जैव अपघाट्य पदार्थ कहलाते हैं। जो सड़ गल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, जैव अपघाट्य कहलाते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है, ये आसानी से सड़ने गलने वाले नहीं है। तो इसमें से हमें ढूंढना है जो आसानी से सड़ गल जाते हैं। तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जो आसानी से क्या हो, सड़ गल जाए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा, ये आसानी से सड़ते गलते नहीं है। अब देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है दाची ग्राम, ये डची लिख दिया गया है। तो ये क्या है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में है कि जम्मू एवं कश्मीर में है कि तमिलनाडु में है कि सिक्किम में है। तो हम आपको बता दें कि जो ये दाची ग्राम है, क्या है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो हम आपको बता दें कि ये दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। ये आपका दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगर हम बात करें तो इसका जो दाची ग्राम का शाब्दिक रूप होगा, क्या होगा, 10 गांव को स्थानांतरित करके ये बनाया गया है। क्या है, अगर हम ये दाची गांव का शाब्दिक रूप देखें तो क्या होगा, 10 गांव होगा। और ये दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है 10 गांवों को स्थानांतरित करके बनाया गया है और उन्हीं 10 गांवों की याद में दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान क्या गया है, इसका नाम रखा गया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई है तो 1981 में। कब हुई है, 1981 में इसकी स्थापना हुई है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, या कह लें कि चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो कौन है। इसमें से किरण बेदी हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा हैं कि मेघा पाटेकर हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता या चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो चिपको आंदोलन है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको बताई दी है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया है। ये कब किया है, 1973 ईस्वी में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। यह आंदोलन किससे संबंधित है, यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में किया गया था।
अगर हम बात करें कि इसमें सुंदरलाल बहुगुणा के साथ और कौन व्यक्ति थे, तो इस आंदोलन में गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी क्या थे, इस चिपको आंदोलन में शामिल थे। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर हम बात करें किरण बेदी और मेघा पाटेकर, तो ये किरण बेदी क्या है, तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। और ये जो मेघा पाटेकर जी हैं, मेघा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता हैं। ये कब हुआ था, 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 2011 में कि 1970 में कि 1973 में कि 2007 में। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, देखिए जब टाइगरों की संख्या कम होने लगी तो संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, उनको 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। 97.2% है कि 2.15% है कि 0.65% है कि 0.0% है। इस विकल्प का आप लोगों को होमवर्क है HW, आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें क्या पूछा है, BOD5 क्या है। तो BOD5 क्या है, तो इसमें अगर हम BOD5 की बात करें तो यह एक क्या है, मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा मापन किया जाता है। BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। अब इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। आपका विकल्प है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है कि गामा रेडिएशन होता है कि एक्स किरण रेडिएशन होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो इसमें हम आपको बता दें इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा डी होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, औरक्त विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, औरक्त विकिरण। आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें पूछा है लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन में कि ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। तो अगर हम लंदन धूम्र की बात करें तो ये क्या है, देखिए ये शीतकालीन मौसम में सुबह कुहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा, लंदन धूम्र पाया जाता है, तो विकल्प इसमें कौन सा होगा, डी होगा, शीतकाल में सुबह के समय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, क्या कहलाता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहलाएगा कि ध्रुवीय बवंडर कहलाएगा कि ए व बी दोनों कहलाएगा। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसमें विकल्प होगा बी हो जाएगा, ध्रुवीय भवंडर कहलाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है, मेथेन के कारण हुई है कि फास्जीन के कारण कि मेथिल आइसोसाइनेट के कारण कि मेथिल एमाइन के कारण। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका विकल्प इसमें से सही होगा मेथिल आइसोसाइनेट सही होगा। तो देखिए ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये
3 दिसंबर 1984, क्या है 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, ईस्वी की रात में हुई। यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी और इस घटना में करीब कितने 2660 लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें पूछा है श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर सही होगा टेक्सटाइल। ये जो टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में क्या होता है, रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका सी विकल्प हो जाएगा, टेक्सटाइल से। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो आपका CO से होगा कि NO से कि O2 से कि CO2 से? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 72 में क्या हो जाएगा, 72 नंबर क्वेश्चन में आंसर इसका ए होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो ये CO है, में ऑक्सीजन O2 से ज्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? CO हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1945 को हुई थी, कि 26 अगस्त 1945 को, कि 6 अगस्त 1945 को, कि 8 अगस्त 1945 को? तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो हम आपको बता दें कि इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? देखिए जब ताजमहल के आसपास क्या होने लगा, औद्योगिकीकरण के बढ़ने से जब क्या हुआ, अगल बगल में फैक्ट्री लगने लगी, तो उसके धुएं और कचरे से अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर क्या हुआ, धब्बा पड़ने लगा। तो उनकी दीवारों पर विपरीत क्या होने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1994 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास स्थित क्या किया, हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए कहा। कब कहा है? तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 1994 ईस्वी में कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ पर है स्थित? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के कलंकड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका विकल्प डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें पूछा है ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है। जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 में निर्देशित किया गया था, उसमें आपका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 77 में? तो क्वेश्चन नंबर 77 में हो जाएगा आपका डी सही होगा, बी और सी। बी का मतलब लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। आपका आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है पौधे और जंतु की संकट ग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। इसमें से IUCN ने कौन सी बुक पर तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, की रेड डाटा बुक, की नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया गया है, जो IUCN है, IUCN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर रेड डाटा बुक प्रकाशन करता है। ये जो IUCN का रेड डाटा बुक क्या करता है, प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक कब प्रकाशन किया गया, 1964 में प्रारंभ किया गया था। तो आपका इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। जो बिश्नोई संप्रदाय है इसकी स्थापना कौन किए थे, तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर, जिसे हम गुरु जम्भो जी द्वारा मतलब जानते हैं, के द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। तो आपका इनका विकल्प कौन सा हो जाएगा 79 का, तो विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है, SO2, CO या नो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है कैंसर, आंखों से पानी गिरना कि DNA विखंडन की उपरोक्त सभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 81 में आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। जो महासागर है उसमें जल की जो वृद्धि है उसका स्तर किसके कारण बढ़ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम कहां पर पहचाना गया था, तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि ये सभी। तो इसमें देखिए जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है, इसे ही वैश्विक तापन की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है, CO2 है, कौन कौन सी है, CO2, CH2, N2O, CFC। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। इसमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की अधिकता के कारण कभी कभी वर्षा जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे जल में अम्लीयता आ जाती है। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें H2SO4 तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी शामिल होते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो आपका इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा, 86 का विकल्प इसमें से क्या होगा, सी होगा 200 DU। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें पूछा है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 10 करता है कि अनुच्छेद 15 कि अनुच्छेद 20 कि अनुच्छेद 25। तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका 88 का आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 15। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें 10% नियम दिया है। 10% का नियम किसने दिया है? तो आपका लिंडमान द्वारा, कि गोल्डमान द्वारा, कि बैकमान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा 89 का? तो 89 का अगर 10% का नियम हम देखें तो ये जो दिया है विकल्प ए दिया है, तो इसमें क्या होगा? लिंडेमान द्वारा दिया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया, कब किया गया था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा 1969 बी हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन इसमें 30 पूरे होते हैं और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।